Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना मस्ट है और दोनों एटम आपस में डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो ये ए भी डिफरेंट है, ये एफ और जी डिफरेंट है और डबल बॉन्ड भी है, यानी इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो तो करना चाहिए। लेकिन क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन यानी इसके और इसका दोनों का एक भी ग्रुप सिमिलर नहीं है, तो आप यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसको नहीं कह सकते कि ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा, या आप सिस ट्रांस आइसोमर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सिस ट्रांस आइसोमर लिखने के लिए हम लोग कंडीशन ही कहते थे सिमिलर एटम और ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड सिस में, और ट्रांस में कहते थे अपोजिट साइड। यहाँ तो सिमिलर एटम और ग्रुप है ही नहीं। तो ये वाला जब केस होगा जब तुम्हारे पास सिमिलर एटम और ग्रुप है ही नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन जो है दोनों के पास दोनों ही ग्रुप जो लगा हुआ है दोनों कार्बन का वो डिफरेंट है, मींस ऑल द फोर ग्रुप लिंक टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आर डिफरेंट। जैसे मान लो ये वाला H है, ये सपोज करो CH3 है, ये मान लो Cl है, ये मान लो एक एग्जांपल के लिए OCH3। सो इन दिस केस आप EZ फॉर्म यूज करेंगे, EZ नोटेशन यूज करेंगे। यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमर आप नहीं लिख पाएंगे, और जब सिस ट्रांस हम लोग नहीं लिख पाते हैं तभी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक दूसरा नोटेशन यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं EZ नोटेशन। अब सवाल है कैसे पता करेंगे कि ई आइसोमर यानी ई फॉर्म या जेड फॉर्म, तो उसको बात करेंगे। लेकिन पहले ये चीज देख लो कि इजेड नोटेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसका दोनों ग्रुप दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ग्रुप से डिफरेंट है, एक भी एटम और ग्रुप सिमिलर नहीं है दोनों के पास, और इसीलिए आप सिस ट्रांस नहीं बता पाएंगे। अब ये पता करने के लिए कि कब हम ई कहेंगे और कब जेड फॉर्म कहेंगे, उसके लिए पहले ये समझो कि जर्मन में ई जो आया, ये लेटर जो हम कैपिटल ई लिख रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, ये जर्मन के एक वर्ड से ला रहे हैं, एंड वर्ड इज एंटीजन। इंटीजन, ये ई लिखे, ई एंटी नहीं बोल रहे हैं, ENTEGEN, इसी का पहला लेटर लेकर के यहाँ पर ई लिखा गया। और Z का मतलब होता है, मतलब Z जिस जर्मन वर्ड से आया है दैट इज जूसमैन या जूसामैन कहो, ये डिपेंड करेगा कि तुम प्रॉपर नाउन को कैसे प्रोनाउंस करते हो, राम बोलते हो या रामा बोलते हो। सो दिस इज जूसमैन एंड दिस इज इंटीजन, इसी इंटीजन के ई को लिए हैं ई के लिए और जूसमैन के Z को लिए हैं। एक्चुअली इस दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है, इंटीजन जर्मन में अपोजिट के लिए यूज करते हैं, अपोजिट इसका मतलब होता है अपोजिट। तो याद आता होगा कि अपोजिट हम लोग वहां बात करते थे किस में, सिस में या ट्रांस में, अक्रॉस अपोजिट ट्रांस में, यस। सो यू कैन से कि ये जो है ना दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस, इक्वल नहीं लिख रहा है क्योंकि ट्रांस और सिस तो अभी बात ही नहीं कर रहे, लेकिन ये ट्रांस के जैसा ही अपोजिट देखेंगे अब। लेकिन सवाल है वहां पर सिमिलर ग्रुप अपोजिट होता था, यहाँ तो कुछ सिमिलर है ही नहीं, तो क्या चीज अपोजिट देखेंगे वो बताते हैं। और वैसे ही जूसामैन का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, ठीक है, सेम साइड, ऐसे समझिए। सवाल है कि भाई जब सिमिलर एटम और ग्रुप है ही नहीं तो क्या चीज अपोजिट और क्या चीज टुगेदर, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू सिस। लेकिन अभी सिस और ट्रांस में तो सिमिलर एटम और ग्रुप होता था, यहाँ सिमिलर कुछ है ही नहीं, तो क्या चीज का हम सिस और ट्रांस देखेंगे। तो उसके लिए आप ये समझिए कि दो साइंटिस्ट, एक कान इन गोल्ड और एक प्रीलॉग, नाम से ज्यादा जो रूल है उस पर ध्यान देना। एक रूल आया जिस रूल को कहते हैं सीक्वेंस रूल। एक्चुअली ये रूल प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए था, सीक्वेंस रूल। फिर तुमको ये समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं ई और जेड। ये रूल ये कहता है कि डबल बॉन्डेड, पहला पार्ट हम कह रहे हैं यानी फर्स्ट रूल कह रहे हैं, सीक्वेंस रूल का पहला पार्ट हम कह रहे हैं
कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो एटम डायरेक्टली लिंक्ड है, मतलब जैसे अगर CH3 है सपोज करो, यहाँ मान लो OCH3 है, यहाँ सपोज करो H लगा हुआ है, यहाँ पर मान लो कुछ भी एक ग्रुप ले लो, मान लो NO2 लगा हुआ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा चीजों को देखो। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो ग्रुप लगा हुआ है उसके उस एटम का पहले प्रायोरिटी सीक्वेंस प्रायोरिटी डिसाइड करते, प्रायोरिटी मतलब किसको पहले किसको बाद में, तो प्रायोरिटी इस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इससे जो एटम डायरेक्टली लगा हुआ है, तो इस ग्रुप में CH3 में कार्बन लगा हुआ है डायरेक्टली, आराम से हम जाएंगे, हर बारी से नहीं जाएंगे, थोड़ा लंबा होगा लेक्चर लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर OCH3 का कौन सा एटम डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है, देखो ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो सीक्वेंस रूल में आप जो भी एटम डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा होता है उसका प्रायोरिटी असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हम एक बार फिर से कहते हैं, यू असाइन प्रायोरिटी, आप देखते हैं कि किसको पहला प्रायोरिटी देना है on the basis of increasing atomic number। इसका बेसिस है इंक्रीजिंग, बार बार कह रहे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर देखना किसका है, तो उस एटम का जो कि डायरेक्टली, पूरे ग्रुप का नहीं देखना, atomic number of the atom which is directly linked with double bonded carbon। ये सिर्फ लिख रहे हैं, इसको नोट्स में तुमको PDF मिलेगा, उसमें नोट्स में लिखा रहेगा ये सब चीज, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि आप जब तक किसी को लगे कि थोड़ा ज्यादा कहीं पर एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो वो अपना पढ़ता रहेगा, विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और चीजें भी थोड़ा ज्यादा समझ में आएगी मे बी, इसलिए भी ये लिख दे। देखो जैसे हम बोले कि ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है, तो हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको पहला प्रायोरिटी दे किसको बाद का प्रायोरिटी दे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और ये आपको दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ करना है। तो जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, ये जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ दैट इज कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो हायर एटॉमिक नंबर किसका है, आपको इंक्रीजिंग वाले जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, तो दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यस वेरी गुड, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसका प्रायोरिटी हम लोग जो है वो 1 डिसाइड करेंगे सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग, और इसको कहेंगे 2 कि ये सेकंड प्रायोरिटी में आता है। और ये चीज आपको दोनों तरफ करना है, ये नहीं कि सिर्फ इस तरफ करना है, तो मान लो जैसे हम इस तरफ भी करते, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ जो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट लगा हुआ है दैट इज नाइट्रोजन, और यहाँ जो लगा हुआ है दैट इज हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7, इसका हो गया 1, 1 और 7 में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है 7 का, तो इसका प्रायोरिटी हो गया 1 और इसका प्रायोरिटी हो गया 2। हम यही ना कह रहे हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसी को आपको ज्यादा प्रायोरिटी दे। देखो जब एक बार आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लिए कि किस ग्रुप का प्रायोरिटी पहला हुआ, जैसे यहाँ इसका NO2 का प्रायोरिटी पहले हो गया क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है हाइड्रोजन से, प्रायोरिटी असाइन करने के बाद वो जो हम लोग कह रहे थे ना कि इंटीजन का मतलब हुआ अपोजिट और जुस्मैन का मतलब हुआ टुगेदर, मतलब सेम साइड, या इक्विवेलेंट टू ट्रांस और सिस, वो इसी रिस्पेक्ट में कह रहे थे कि सिस और ट्रांस में आप सिमिलर एटम को देखते थे, और EZ नोटेशन जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, EZ फॉर्म जब आप रिप्रेजेंट करते हैं आइसोमर का, तो आप उसमें सिमिलर प्रायोरिटी को देखते हैं। सिमिलर प्रायोरिटी मतलब अगर हम इस डबल बॉन्डेड कार्बन का 1 देख रहे हैं तो दूसरे का भी हम 1 ही देखेंगे, कि हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 और 2, मतलब ये वाला इसका प्रायोरिटी जो है उसके प्रायोरिटी से हायर हुआ और ये लोअर प्रायोरिटी हुआ, तो तुम्हारी मर्जी, वैसे इसमें ये डबल बॉन्डेड कार्बन में ये हायर प्रायोरिटी हुआ इसीलिए नंबर 1 दिए, और जो लोअर प्रायोरिटी है उसको नंबर 2 दिए, तुम्हारी मर्जी हायर लोअर लिखो या बेटर है 1 2 लिखो, जो हायर है उसको 1, जो लोअर है उसको 2। तो हायर लोअर सिर्फ इसलिए मेंशन कर दे रहे कि अब किसी के दिमाग में 2 जो है वो आएगा ग्रेटर नंबर है, वैसा करके अगर कोई सोचेगा तो यहाँ 1 2 का इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है
कि दोनों का जो सिमिलर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, सिमिलर मतलब आइदर दोनों का हायर देखो या दोनों का लोअर देखो, अगर वो सेम साइड में है तो सिस होता था, याद करो, यानी अभी आप उसको बोलेंगे जुस्मन यानी जेड फॉर्म। और अगर सिमिलर प्रायोरिटी वाला अपोजिट साइड में है तब आप उसको बोलेंगे ई फॉर्म। हम एक बार फिर से कह रहे हैं, अभी आपको देखना है सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप को। सिमिलर मतलब 1 1 देखो या 2 2 देखो, मतलब आइदर हायर प्रायोरिटी देखो इस कार्बन का भी इसका भी, या लोअर देखो इसका भी इसका भी। अगर सिमिलर प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड में है तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, ई या जेड? हाँ जेड लिखेंगे, यस जेड लिखेंगे। और अगर अपोजिट साइड में ये वाला हो गया, अगर सेम साइड है तो जेड इक्विवेलेंट टू सिस बोले थे, और अगर अपोजिट साइड है तो ई इक्विवेलेंट टू ट्रांस बोले थे। तो अगर इतना बात किसी को सच में समझ में आया है तब तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये हम कौन सा फॉर्म बनाए हैं, ये फॉर्म ई बनाए हैं या जेड बनाए हैं। तो देखो इसका भी 1 नीचे है अगर हम हायर प्रायोरिटी को लेते हैं, और इसका भी 1 नीचे है। कोई लोअर को लेगा तो वो लोअर देखेगा, तो यहाँ लोअर अप है, इसमें भी लोअर अप है, क्योंकि दोनों सेम साइड में है। सेम साइड के लिए हम क्या बोले हैं, जेड, यानी ये हम कौन सा आइसोमर कहते हैं, दिस इज जेड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो दूसरा एक एग्जांपल हम तुमको ले रहे हैं, मान लो यहाँ पर लगाए CH3। सीक्वेंस रूल को आगे समझाने के लिए, सीक्वेंस रूल केवल उतना ही नहीं है, कुछ और भी आपको समझना है, इसलिए मान लो यहाँ पर लगा हुआ है CH3 एक एग्जांपल के लिए, और यहाँ पर लगा हुआ है C2H5, यहाँ पर लगा हुआ है OH, यहाँ पर लगा हुआ है OCH3, और हमको डिसाइड करना है कि वेदर दिस आइसोमर इज ई फॉर्म और जेड फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। ये कौन सा आइसोमर है, ई वाला है कि जेड वाला है। तो हम क्योंकि इजेड ही क्यों लगा रहे हैं, बार बार इस चीज को थोड़ा सा खुद भी एनालाइज करना कि भाई सिस ट्रांस हम यहाँ पर क्यों ट्राई नहीं किए, पहले ही कैसे पता चल गया कि इजेड ही ट्राई करना है, इसलिए क्योंकि इसके पास OH और OCH3 है, इसके पास CH3 C2H5 है, यानी एक भी ग्रुप दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का सिमिलर नहीं है, तो मेरे पास सिस और ट्रांस का कोई स्कोप ही नहीं बनता है, तब अपने आप स्कोप इजेड का आता है। अब इजेड में हम बोले कि जो आपका इनगोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंस रूल था उसका पहला रूल यही है कि आप पहले प्रायोरिटी असाइन करिए उस मॉलिक्यूल नहीं, उस ग्रुप का जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक ये है, इससे लगा हुआ है ये, तो इसका प्रायोरिटी असाइन करना है, इसका प्रायोरिटी असाइन करना है। अब सवाल है कैसे असाइन करना है, ठीक वैसे इस दोनों का भी असाइन करना है। तो जवाब है कि उसके लिए आपको उस एटम को देखना है विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ पर लगा हुआ है कार्बन, इससे पहले वाले केस में दोनों अलग अलग था, हम लोग एटॉमिक नंबर देख करके पता कर ले रहे थे कि किसका प्रायोरिटी हायर है, यानी किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसी को हम लोग हायर प्रायोरिटी ग्रुप मान रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है देखो, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 आएगा क्योंकि ये भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। तो सीक्वेंस रूल यही इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करता है कि अगर आपको यहाँ से भी समझा रहे, इसलिए हम एग्जांपल ऐसा लिए हैं कि यहाँ भी तुमको समझ में आए। ये 8 है, आप इसको देखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कार्बन, एंड इन OCH3 इसमें भी अगर देख रहे हो तो ऑक्सीजन इज लिंक्ड विद कार्बन, तो इसका भी एटॉमिक नंबर 8 है। तो अब तक जितना सीक्वेंस रूल सीखे उससे तुमको यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो तुमको सेम ही दिख रहा है, तो हम किसको पहला प्रायोरिटी माने। तो सीक्वेंस रूल कहता एक बार और है देखोगे तो बात अगर ज्यादा क्लियर पहले हो पाएगा, एटम से उसको स्ट्रेस चीजें में एक बार क्लियर फिर से ना समझो। हो पाए तो आप आगे जाइए, मतलब सेकेंड एटम को आप देखिए। तो ऑक्सीजन के बाद जो सेकेंड एटम है, यहाँ पर ध्यान दो, हम कलर चेंज कर रहे हैं ताकि तुम थोड़ा सा इसको देख पाओ। ये कार्बन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब बताओ, पहले से नहीं पता चला तो सेकंड को कंपेयर करो और कंपेयर करके बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। वेरी गुड, तब कार्बन का क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये हायर प्रायोरिटी है, और ये वाला OH जो है ये लोअर प्रायोरिटी है।
और अगेन हम फिर बोलेंगे कि बार बार ये हायर और लोअर, हम आगे भी क्वेश्चन देंगे तो बार बार ये हायर और लोअर हम नहीं लिखेंगे। इनफैक्ट हम हायर को 1 और लोअर को 2, ये हम रैंकिंग के बेसिस पे कह रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। और जो ग्रेटर नंबर ले रहा है वो अपना उल्टा सोचेगा। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये कार्बन देखो इस CH3 को बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम ओपन करके बना रहे हैं। ये C है, इस तरफ H है, इस तरफ H है, इस तरफ H है, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन था। हमको ये इसी ग्रुप का प्रायोरिटी डिसाइड करना था। और दूसरा जो लगा हुआ है वो C2H5 है, मतलब C2 मतलब 2 आप ऐसा लिख रहे हैं, फिर H लिख रहे हैं, H लिख रहे हैं, H लिख रहे हैं। तो अब अगर हमको प्रायोरिटी डिसाइड करना है तो ध्यान दो, ये जो तुम्हारा कार्बन है CH3 वाला, ये 6, C2H5 में भी पहला कार्बन ही आया, तो हम क्या बोले थे, सेकेंड एटम। देखो कोई कहता सेकेंड एटम, यहाँ हाइड्रोजन है 1, यहाँ भी हाइड्रोजन है 1, सेम हो गया। हम कहेंगे फिर अगला देखो, ये भी 1, ये भी 1, सेम हो गया। लेकिन फिर थर्ड जब देख रहे हो तो ये 1 हुआ, जबकि ये वाला देखो 6 हुआ। कहने का मतलब ये कि जब हम सबको कंपेयर कर रहे हैं, सीक्वेंस रूल यही कहता है, पहले उस एटम को देखो विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये है आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला कार्बन, पहला सेम आ गया, फिर हम दूसरे को कंपेयर किए वो भी सेम आ गया, तीसरे को कंपेयर करो और ऐसे कंपेयर करते हुए आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे कि इसमें डिफरेंस पता चल गया कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, CH3 या C2H5। CH3 से C2H5 का प्रायोरिटी ज्यादा है, और C2H5 का प्रायोरिटी ज्यादा है, हायर प्रायोरिटी को हम तब से 1 असाइन कर रहे हैं और इसको क्या असाइन कर रहे हैं, 2। अब हम सिमिलर प्रायोरिटी को देखेंगे, अगेन चॉइस इज योर्स, चाहे आप 1 को देखिए चाहे 2 को देखिए। तो क्योंकि दोनों सिमिलर प्रायोरिटी सेम साइड में आया, सेम साइड मतलब Z, ठीक है, तो ये Z फॉर्म हुआ। इस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि पहला एग्जांपल भी Z ही आया था और अभी वाला भी Z ही आ गया, ये मैटर ऑफ चांस है कि बस ऐसा एग्जांपल आ गया आपके सामने कि दोनों Z हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा Z ही होता है। अभी और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और तुमको भी कुछ करने के लिए बोलेंगे, तो देखना बहुत सारे में ई भी आएगा, दोनों में से कुछ भी आएगा। लेकिन उसके पहले अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस रूल के लिए पहले थोड़ा सा बात करेंगे। हम अब तक 2 रूल तुमको बताएं। पहला रूल क्या, कि आप पहले प्रायोरिटी असाइन करिए ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। फिर सेकेंड हम क्या बोले कि अगर पहला एटम जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन से लिंक्ड है, अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो आप जो है चेक करिए नेक्स्ट एटम को और उसके बेसिस पर आप प्रायोरिटी असाइन कर लीजिए। अब एक तीसरा केस जो तुमको कभी हो सकता है, यहाँ देखो, जैसे मान लो हम ऐसा किसी को लिख करके दिए CHO, यहाँ लिख करके हम दिए CH2OH, यहाँ पर मान लो हम लिख करके दिए Cl और यहाँ पर लिख करके दिए H। और अब हम पूछे कि जरा बताओ वेदर दिस इज E फॉर्म और Z फॉर्म, कौन सा नोटेशन आपको यहाँ पर ज्यादा सही लगता है। फिर कह रहे EZ ही क्यों बात कर रहे हैं, सिस ट्रांस हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी एटम और ग्रुप दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में सिमिलर नहीं है। तुम असाइन करना शुरू करोगे, पहले प्रायोरिटी फाइंड करोगे कि भाई हायर प्रायोरिटी किसका है, लोअर किसका है, तब देखोगे कि सिमिलर प्रायोरिटी वाला अगर सेम साइड में है तो Z और अगर अपोजिट है तो E। तो चलो चेक करें। यहाँ पहला डबल बॉन्डेड जो कार्बन है इसमें लगा हुआ हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का 17, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा था, इसलिए इसका प्रायोरिटी हम सीक्वेंस रूल से डाल दिए 1 और इसको डाल दिए 2। अब हम आ गए इस तरफ, इस तरफ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है, इसको भी चेक किए तो ये आ गया 6। अब नहीं पता चला, तो अब सेकेंड एटम पे आप जाएंगे। तो सेकेंड एटम में जाने के लिए एक सबसे अच्छा चीज होता है कि थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर को ओपन किया जाए, इस स्ट्रक्चर को ओपन किया जाए। जब ओपन करोगे, ओपन करना मतलब आप उसको बॉन्डिंग को कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में आप लिखेंगे तो समझ में आएगा कि नेक्स्ट एटम क्या, नेक्स्ट एटम क्या। तो जब इसको ओपन कर रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कार्बन, उसके बाद H2, यानी दो तरफ कहीं पर हाइड्रोजन जोड़ दो और फिर एक तरफ आपका OH लगा हुआ है, ये केस है इसका। ध्यान से देखो कि हमको ये समझ में आ गया। और ये जो बॉन्ड बनाया है ये वो कार्बन है जो कि उधर डबल बॉन्डेड होता होगा, यानी ये वाला कार्बन। ठीक है, ये मेरा जो ग्रुप है जिसको हम सर्कल किए ये वो ग्रुप है
जिसका हमको प्रायोरिटी असाइन करना था। और वैसे ही जब हम इसके लिए बात करते हैं तो देखो ये OH नहीं है, ये HO है, यानी इसी कार्बन के साथ H भी लगा है और इसी कार्बन के साथ O भी लगा हुआ है, तो C के साथ H लगाना है आपको। ये वाला एक बॉन्ड इधर छोड़ रहे जो डबल बॉन्डेड कार्बन से लिंक्ड होगा, और एक तरफ आपको O लगाना है। अब ध्यान देना कि ऑक्सीजन जब अकेला होता है तो वो डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड बनाना पड़ता है। ये आपका दूसरा ग्रुप हुआ। तो इसमें नया क्या है वो जरा देखो। तुम पहले एटम को देखते वो कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 नहीं पता चला। तुम दूसरे को देखते 1 1 नहीं पता चला। तुम तीसरे को देखना जाते तो यहाँ पे तुमको लगता कि अरे इसका तो 8 है, इसका भी 8 है। और फिर जब तुम चौथे को देखने जाते तो तुमको वहां चौथा कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। जबकि यहाँ पर तुमको चौथा दिखता हाइड्रोजन, तो मे भी किसी को ऐसा लगता कि शायद इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन सीक्वेंस रूल कहता है कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब भी आप कहते हैं कि जब भी कंपैरिजन होगा भाई सिमिलर चीज में होना चाहिए। ये तीन ही इसके पास दो ही कार्बन के साथ दो ही एटम लगा हुआ है, इसके साथ 3 एटम लगा हुआ है, तो कैसे आप ऐसा कंपेयर कर लेंगे? तो रूल कहता है, अब यही रूल है, इसको जरा ध्यान से समझो। रूल कहता है, सीक्वेंस रूल, कि जब कभी कोई एटम मल्टीपल बॉन्ड से लिंक्ड हो तो आप उसको क्या ट्रीट करेंगे? आप ट्रीट करेंगे कि वो एटम 2 बार लिंक्ड है, यानी 2 सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है। अगर ये बात नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, जैसे मान लो कहीं पर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन है, मान लो कहीं ट्रिपल डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ नाइट्राइल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप CN लगा हुआ है, तो CN में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप इसको क्या समझेंगे? जब आप ऐसे ओपन करेंगे तो आप समझेंगे कि कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में, यानी एनी हाउ सीक्वेंस रूल अगर पहले एटम पे अंतर नहीं पता चलता और तुमको दूसरे तीसरे एटम पे जाना है और तुमको स्ट्रक्चर ओपन करना है, तो ये तय रहा कि आप वहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई केस नहीं रखना है आपको। जो एटम डबल बॉन्ड बना रहा है आप समझिए वो 2 बार है। जैसे यहीं पर हम कह रहे कि हम इसका मतलब क्या समझते? हम इसका मतलब समझते कि ये कार्बन है, उसके साथ एक H लगा हुआ है, और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं समझ के हम समझते ऑक्सीजन 2 जगह पर सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है। अब जब हम इसको और इसको कंपेयर करते तो हम बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कि कार्बन का 6 था, यहाँ भी 6 था, हाइड्रोजन 1 था, यहाँ भी 1 था, ऑक्सीजन यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। नेक्स्ट यहाँ हाइड्रोजन 1 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 8 है, यानी प्रायोरिटी ज्यादा किसका हो गया? इसका हो गया। ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 1, ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 2। इसको एक बार बोलने से या यहाँ बोलने से शायद बात समझ में नहीं आएगा, इसलिए आराम से एक बार समझो। हम ये कहना चाह रहे कि जब कभी कोई एटम डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड है, यानी मल्टीपल बॉन्ड में लगा हुआ है, तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के पहले सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग उसको तुम इस फॉर्म में ओपन कर लेना। ओपन कर लेना मतलब जो डबल बॉन्डेड है उसको तुम डबल बॉन्डेड मत समझना, तुम समझना वो एटम 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो हमको ये समझना है, सीक्वेंस रूल कहता है कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी एक ऑक्सीजन ये दिखा दी, ये ऑक्सीजन ये दिखा दी, और तब आप जो है कंपेयर कर लीजिए। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर यहाँ पे 1 2 3 एटम लगा हुआ था इस कार्बन के साथ जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पर भी 3 एटम लगा हुआ है। अब हम इजिली कंपेयर करके सीक्वेंस डिसाइड कर लेते कि सीक्वेंस में कौन पहले प्रायोरिटी पे आता है। और एक बार देखो जब प्रायोरिटी पता चल गया तो सिमिलर प्रायोरिटी वाला, क्योंकि इस केस में अपोजिट है, अगर हम 1 वाले को देख रहे हैं तो यहाँ 1 डाउन है, यहाँ पर 1 अप है। 2 वाले को कोई देख रहा है तो यहाँ 2 इस तरफ है डाउन, इधर में अप है। जब अपोजिट होता है हम उसी फॉर्म का नाम क्या बताए थे? ई फॉर्म। पहले तुम देखो कि तुमको अच्छे से बात समझ में आया या नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो हम ऐसा और एग्जाम्पल देंगे, वैसे भी अभी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है तुमको, लेकिन एक एग्जाम्पल ही हम पहले और बता देंगे। क्वेश्चन था असाइन सिस
ट्रांस EZ, जो भी आपको फॉर्म नोटेशन समझ में आता है आप उसको असाइन करिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि क्या डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन जो है उसके पास एक एटम और ग्रुप कॉमन है क्या। तो वेरी गुड, EZ ही यहाँ पर असाइन करेंगे। क्यों EZ असाइन करेंगे, सिस ट्रांस क्यों नहीं, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक भी एटम या ग्रुप कॉमन नहीं है। तो सीक्वेंस रूल लगाएंगे। मान लो इस पे आ रहे तो ये पहला एटम जो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और यहाँ क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17। दोनों में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, आप प्रायोरिटी उसी के बेसिस पर असाइन करते हैं। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ही जो है प्रायोरिटी का बेसिस था। 8 और 17 में हायर एटॉमिक नंबर किसका आ रहा है, क्लोरीन का, तो इसको हम कर देते प्रायोरिटी 1, इसको कर देते 2, यानी ये हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया, वो लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया। ठीक वही चीज हमको यहाँ पर भी करना था। तो हाइड्रोजन हो गया 1, कार्बन हो गया 6, किसका प्रायोरिटी ज्यादा आ रहा है, तो इसको कर दिए, क्योंकि कार्बन ज्यादा प्रायोरिटी वाला दिख रहा है तुमको, एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसको कर दिए 1 और इसको कर दिए 2। अब तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि रूल था सिमिलर प्रायोरिटी वाला सेम साइड में आए तो Z, अपोजिट में आए तो सिस। अब सिमिलर तुम्हारी मर्जी, तुम 1 को चेक करो यानी हायर प्रायोरिटी को चेक करो या लोअर को चेक करो, लेकिन जो यहाँ देखेंगे वही यहाँ देखेंगे। मान लो हम हायर को ही देखते हैं हमेशा, तो ये 1 इस तरफ नीचे है और इसका 1 ऊपर है, यानी अपोजिट हो गया। और अपोजिट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्म यूज कर रहे थे, तो ये क्योंकि सिमिलर प्रायोरिटी अपोजिट हो गया यानी ये ई फॉर्म हो गया, विच वाज इक्विवेलेंट टू ट्रांस आइसोमर। तो ये हो गया तुम्हारा ई फॉर्म या ई आइसोमर, जो भी बोलो। ठीक वैसे ही मान लो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सही ढंग से समझ लो। मान लो हमको ऐसा दिया गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए ऐसा हमको एक लिख करके दिया गया और कहा गया कि बताइए कि इसमें जो है वो किसका ज्यादा आ रहा है, प्रायोरिटी या सिस ट्रांस। आपको क्या फॉर्म सोचना है आप वो सोचिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको जो असाइन करना है वो ये कि ये सिस ट्रांस है या EZ है। अब पहले तो इस वाले एग्जाम्पल में तुमको दो चीज ध्यान देना होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन होगा एंट्रेंस में या फिर अभी जब टर्म 2 दोगे, तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ है तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यानी चेक तुमको यहाँ पर भी करना होगा और यहाँ पर भी करना होगा। बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम बताए थे कि दो ही जगह पर होता है, एक एल्कीन में और एक ऑक्साइन में। ऑक्साइन वाला केस आपको 11 में नहीं पढ़ना, वो 12th में ऑक्साइन बनता है तो पूछना होगा, तो वहां कुछ पूछा जाएगा या एंट्रेंस में पूछा जाएगा, इसलिए तुमको हम बोले कि लास्ट में हम नोट करके वो बताएंगे। ये हम उस दिन ही बता रहे थे जिस दिन हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन बता रहे थे, उसी लेक्चर में इस चीज को एक्सप्लेन किए थे कि जहां पर C डबल बॉन्ड N होता है वहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन वो हम लास्ट में बात करेंगे। ऑक्साइन का केस हम लास्ट में नोट्स के फॉर्म में बात करेंगे। फिलहाल ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो आपको यहाँ पर भी चेक करना होगा, यानी ये भी एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब एल्कीन, तो अब यहाँ पर भी हमको एक बार चेक करना होगा कि वेदर दिस विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। तो पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बॉन्ड लाइन में क्या कहते हैं कि जिस जगह पर आपका ये लाइन है, लाइन का जो इंड होता है, टर्मिनल होता है, वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक कार्बन हुआ। वैसे कॉर्नर और टर्मिनल यहाँ पर भी कार्बन हम लिख दिए। कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है तो आप यहाँ अपने मन से CH3 लिख लेंगे। केवल देखो चीजों को, इस कार्बन को जब तुम देखोगे तो 1 2 3 बॉन्ड ये बनाया है, एक चौथा बॉन्ड आपको बनाना है। और क्योंकि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं विच इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऐसा तो नहीं है कि हम स्ट्रक्चर देख के समझ जाएंगे, दिस इज अ टाइप ऑफ स्पेस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप था, यानी यहाँ पर स्पेशियल अरेंजमेंट ही आप चेक कर रहे हैं, वही वहीं पर डिफरेंस आता है। तो इसको तुमको याद करो, बताए थे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी आप जो बॉन्ड दिखाते हैं बार बार, देखो ये डबल बॉन्ड जो हम दिखा रहे हैं और ये बॉन्ड दिखा रहे हैं, ये हमेशा देखो 120 हम मेंटेन करते हैं। तो वैसे ही इसका भी जो एक बॉन्ड ये है, एक ये डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड और बनाना है, तो ध्यान रखना होगा कि जैसे ये 120 है वैसे ही वो भी 120 पे, यानी इधर कहीं पर हमको बनाना होगा H।
हम एक बार फिर से कह रहे हैं जिसको नहीं समझ में आया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो जब हमको ऐसा लिख करके केवल देगा तो हम नहीं समझेंगे कि ये 3 ही बॉन्ड बनाया है, एक और बॉन्ड इसको बनाना चाहिए। और जब कोई ग्रुप मेंशन नहीं होता तो वहां हाइड्रोजन है, तो हम H इधर नहीं लिख देंगे, हम H इधर लिखेंगे ताकि सारा बॉन्ड एंगल जो है वो 120 का हो। ठीक वैसे ही यहाँ पर अब हम इधर इधर नहीं लिखेंगे, 120 मेंटेन करते हुए कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है स्ट्रक्चरल अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ CH2 लिखते हैं क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हम यहाँ 2 ही बॉन्ड मेंशन किए हुए हैं और 2 हाइड्रोजन को लिखना पड़ता। लेकिन अगर हम ऐसे लिख देंगे H2 तो वो स्पेशियल अरेंजमेंट नहीं हुआ, तो चलो हम ओपन करके लिख दे रहे हैं ऐसा H और H। ठीक है, अब हम अपना काम शुरू किए कि भाई सिस ट्रांस और EZ क्या होगा वो हम चेक करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्योंकि दोनों डिफरेंट है और ये फिर अलग है और ये पूरा अलग है, यानी हम समझ गए कि सिस ट्रांस तो नहीं लगेगा, हमको EZ लगाना पड़ेगा। यहाँ भी प्रायोरिटी डिसाइड करते थे, उसके बाद ये हो गया 6, ये हो गया 8, किसका प्रायोरिटी पहले आता है, तो OH का प्रायोरिटी CH3 से पहले हो गया, इसको हम कर दिए हायर प्रायोरिटी यानी 1, इसको कर दिए लोअर प्रायोरिटी यानी 2। अब यहाँ आ जाओ, जब तुम यहाँ आए ध्यान देना तुमको कि एटॉमिक नंबर हमको चेक किसका करना है, तब से इसी चीज पे ज्यादा हमको लग रहा है कि ये सही से समझ पाओगे कि नहीं समझ पाए। ये C2H5 था जिसका प्रायोरिटी डिसाइड करना, और यहाँ जिस ग्रुप का प्रायोरिटी डिसाइड करना है वो है ये ग्रुप। तो हम क्या बोले थे याद करो कि अब इसको आप ओपन कर लीजिए। क्यों ओपन करने का नौबत आया, इसलिए क्योंकि यहाँ भी कार्बन 6 है और यहाँ भी कार्बन 6 है, पहले एटम से पता ही नहीं चला। अब दूसरा एटम तीसरा एटम जो आप कंपेयर करेंगे तो बेटर है आप इसको ओपन करिए। तो C2H5 को ओपन करोगे तो कैसा लिखोगे, ये कार्बन है फिर एक कार्बन है, ये हो गया C2 और H5 आप ऐसे लिख लिए। और वहां जब आप ओपन करेंगे तो ध्यान दीजिए ये वाला, इसको हम ओपन कर रहे हैं यहाँ से, ये कार्बन है, इसके साथ एक H लगा हुआ है और फिर डबल बॉन्ड में कार्बन है। तो सीक्वेंस रूल में क्या बोले थे, याद आ रहा है कुछ, कि कोई एटम अगर डबल बॉन्ड से लगा हुआ है तो हम लोग क्या सोचते थे। ठीक है, सो क्या बोले हम कि ये डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को अब आप जब ओपन करेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि ये कार्बन जो है इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, अभी हम सोचेंगे नहीं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ऐसा कार्बन 2 है। तो अब जब तुम देखोगे तो देखो तुमको उतना ही ग्रुप मिल रहा है, ये था वो डबल बॉन्डेड कार्बन, ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा था, और ये कार्बन था वो कार्बन जो कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा था इससे। ठीक है, तो देखो इसके पास भी 3 ग्रुप है, 1 2 3, इसके पास भी 3 ग्रुप है, 1 2 3। अब आराम से कंपेयर करो, इसका 6 था इसका भी 6 था, नहीं पता चला। नेक्स्ट 1 है, यहाँ भी 1 है, नहीं पता चला। 1 है, यहाँ 6 है, ये हायर आया, ये 6 ये 6 बराबर हो गया, ये हायर आया, यानी ऐसे भी पहले ही बोल रहे थे कि मल्टीपल बॉन्ड वाले का प्रायोरिटी वैसे केसेस में ज्यादा आ जाता है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, क्योंकि दोनों सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप, इसको नहीं 1 कह रहे हैं, ये ग्रुप को 1 कह रहे हैं जी, कि इसका प्रायोरिटी 1 आ रहा है इस ग्रुप का। तो ये 1 1 देखो सेम साइड में आ रहा है, और सेम साइड होने से हम लोग इसी को कौन सा फॉर्म कहते थे, Z फॉर्म। अब हम तुमसे एक सवाल चाहेंगे कि ये जो हम EZ असाइन किए, ये वाला, वो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में असाइन किए, क्योंकि पिछले लेक्चर से ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए बहुत सीखे हैं। तो अब तुमसे हम एक ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जरा देख के बताओ कि ये वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये भी तो एल्कीन साइट है ना, डबल बॉन्डेड साइट है, तो जरा बताओ कि यहाँ आप इस पार्ट को क्या असाइन करना चाहते हैं, सिस ट्रांस EZ क्या। देखो जो सिस बोले उसको वेरी गुड, हम क्यों बोले कि वो सही समझा भाई कि H और H सामने सामने है सेम साइड, तो सिस होना चाहिए। जो ट्रांस बोला उसको हम वेरी वेरी गुड बोले, इसलिए वेरी वेरी गुड बोले कि यहाँ H जो है वो ऊपर है और यहाँ H नीचे है, तो वो भी अपने पार्ट पे सही था। लेकिन हम पूछे कि अगर सिस और ट्रांस के अलावा कोई और कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज बोलो, जो कोई नहीं बोला, और तब हमको मन किया कि हम अपना सर खुद ही फोड़ ले। हम तुमको ये शुरू में ही बोले कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना एक कंडीशन था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए,
और दूसरा कंडीशन क्या था कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये जो दो ग्रुप लगा हुआ है दैट मस्ट बी डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट है, ट्रू, लेकिन क्या ये दोनों आपस में डिफरेंट है? ये दोनों क्या है? सेम है। और जब ये दोनों सेम होगा तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? होगा क्या? तो फिर जब होगा ही नहीं तो सीस और ट्रांस सबका कैसे हो जा रहा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा ही नहीं ये सेंटर। चलिए, अब अगर ये एक क्वेश्चन को आप कर देते हैं तो आज यहीं पर खत्म करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है तुम्हारा कंफर्मेशन बात करेंगे। इसको तुम 1-2 मिनट टाइम लो, हड़बड़ाओ नहीं, थोड़ा सा पहले खुद से पेन पेपर चलाओ। दो जगह पर डबल बॉन्ड है यानी आपको दोनों जगह पर चेक करना होगा सिचुएशन। थोड़ा सा इसको हम यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर पहले के जैसा यहाँ पर लिख दे रहे CH3। यू एटलीस्ट ट्राई वंस। ध्यान केवल ये रखना कि डबल बॉन्डेड में जब हम बॉन्ड को ओपन करके ग्रुप और एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्रायंगुलर प्लेनर यानी 120 के एंगल पे रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या, जैसे ये एक बॉन्ड हम दिखा रहे, ध्यान दो, ये वाला ऐसे दिखा रहे फिर ऐसे दिखा रहे, तो अगला बॉन्ड जो है वो इस तरफ आना चाहिए, इस बात को ध्यान देंगे। जैसे ये दिखाए तो अगला मेरा यहाँ, कुछ नहीं है, हमको पता है ये कार्बन है, ये कार्बन है, कॉर्नर और टर्मिनल कार्बन होता है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3, चौथा कुछ नहीं है तो हम अपने से H डाल देंगे, ये हम कर दिए। वैसे ही आप इसको करिए और फिर करके हमको बताइए कि ये E होना चाहिए, Z होना चाहिए, सिस होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, इस सेंटर पे क्या होना चाहिए, इस सेंटर पे क्या होना चाहिए। यू टेक 1 मिनट एंड डू इट। वेरी गुड। देखो, जो इसको ट्रांस समझे हो वो बहुत सही समझे हो। ट्रांस और सिस यहाँ पर इसलिए एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन था तुम्हारा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक ग्रुप कॉमन है, इसके पास था H और Cl, इसके पास था Cl और ये वाला पूरा ग्रुप। तो Cl क्योंकि दोनों में कॉमन है तो हम इसी के रेफरेंस में बात करेंगे, जो कॉमन होता था उसी के रेफरेंस में बात करते थे। तो एक ये वाले कार्बन का Cl नीचे है और इसका Cl ऊपर है, अपोजिट है, इसीलिए ये सेंटर जो हुआ वो आपका ट्रांस सेंटर हुआ। और ये वाले पे जब आप आते हैं तो यहाँ ध्यान दो, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता तो 1 2 ये 3 हो गया, तो यहाँ पर एक डाल दिए H, अपने मन से डालना था क्योंकि चौथा बॉन्ड बनाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमको डालना था, तो हम ये, क्योंकि देखो मेरी बात ध्यान से देखना, 2 बॉन्ड इधर और एक तीसरा बॉन्ड इधर, तो चौथा बनाएंगे, अब इधर नहीं डालेंगे क्योंकि 120 पे आपको डालना है, तो इधर डालेंगे, ये भी हो गया H। क्योंकि ये दोनों H एक दूसरे से अपोजिट है तो ये वाला फॉर्म कौन सा होना चाहिए, फिर से ट्रांस। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.